हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के व विराम चिन्ह इसका अध्ययन करेंगे। ये हिंदी का हमारा टॉपिक है, हर एक कंपटीशन में इसका यूज होता है। तो वर्णमाला में क्या क्या होता है? वर्ण तालिका की बात करें तो वर्ण दो प्रकार से, एक स्वर हो गया और एक क्या हो गया, व्यंजन हो गया। अगर हम स्वर की बात करें, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, री। टोटल कितने हो गए? 4। जबकि अगर दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। टोटल कितने हो गए? 7। और अगर हम व्यंजन की बात करें तो इसको 5 वर्गों में बांटा गया है यहाँ पर। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से आते हैं? क वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, और उसके बाद ड और ढ। टोटल कितने हो गए? का वर्ग से पा वर्ग तक 25 हो गए, और प्लस 2 ये हो गए ड और ढ, तो 25 और 2 कितने हो गए? टोटल 27। ये टोटल कितने हो गए? 27। जबकि अंतस्थ की बात करेंगे तो इसमें 4 आते हैं, य, र, ल, व। टोटल कितने? 4। और अगर उष्प की बात करेंगे तो श, श, स, ह। टोटल कितने? 4। आगत व्यंजन की अगर हम बात करें तो आगत में ज और फ आता है, ये 2 आते हैं। और उसके बाद अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। टोटल 4 आते हैं। स्वरों की संख्या की अगर बात करें, टोटल 11 स्वर हो गए, और व्यंजन की संख्या की बात करें तो यहाँ टोटल 41 व्यंजन हो गए, और कुल मिलाकर स्वर और व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो 52 हो गए हैं। और यहाँ एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, ड और ढ जो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन है, और उसके साथ साथ जो ज और फ है ये विदेशी। ये जो आपका वर्णमाला है, ये जो व्यंजन है, ये कैसा है? विदेशी है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि विदेशी कौन सा है, तो ज और फ। ज में ये बिंदी लगा हुआ, फ में बिंदी लगा हुआ, अगर ऐसा दिखे तो वो तुरंत विदेशी की श्रेणी में चला जाएगा। अब स्वर का वर्गीकरण किया गया है उच्चारण के स्थान पर, कि उसका उच्चारण कहाँ होता है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो कंठ, जो कंठ के द्वारा होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ कहलाते हैं। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ह्रस्व स्वर में छोटा आता है, दीर्घ स्वर में बड़ा आ आता है, निरानुनासिक में छोटा आ, बड़ा आ आता है, जबकि अनुनासिक स्वर में आ आता है। ठीक है। और अगर तालव्य की बात करें तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। ये तालु कहाँ होता है? मुंह के भीतर छत का पिछला भाग होता है, और इसके अंतर्गत ह्रस्व में छोटा ई, दीर्घ में बड़ी ई, मौखिक स्वर या निरानुनासिक में छोटी ई, और अनुनासिक स्वर में ई आता है। क्लियर? अब अगर हम इसके आगे चलें और मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य का उच्चारण स्थान जो है क्या है? मूर्धा है। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग है, और इसमें कौन सा आता है? री आता है। फिर इसके अंदर भी 2 पार्ट कर दिए गए, कंठ प्लस तालु, दोनों को मिलाकर क्या हो गया? कंठ तालव्य। जो कंठ तालव्य है इसमें ए और ए आता है, ए और ए आता है। जबकि ओष्ठ और कंठ की बात की जाए तो दोनों को मिलाकर कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ की श्रेणी में कौन आता है? ओ और औ आता है। क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम ओष्ठ की बात करें, जो इसके ऊँट के द्वारा हम उच्चारण करते हैं, ओष्ठ या ओठ के द्वारा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये हो गया आपका स्वरों का वर्गीकरण। अब हिंदी वर्णमाला के कुछ छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं। क्या दिए हुए हैं? जिन वर्णों का उच्चारण सन बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या नाम दिया गया? स्वर नाम दिया गया। जबकि जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे नाम दिया गया दीर्घ स्वर। मतलब जिसमें ज़्यादा समय लगे वो तुरंत दीर्घ स्वर की श्रेणी में आ जाएगा, और जिसमें कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आ जाएगा। अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अभी ऊपर हमने देखा था, बट दोबारा दिया हुआ फिर से देख लेते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ये सभी मूल स्वर में भी आते हैं। ये दो के दोनों मूल स्वर के अंतर्गत भी आते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर और मूल स्वर दोनों एक समान है, आ, ई, ऊ और री। और दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ।
ये सारे आते हैं। क्लियर। अब यहाँ आगत स्वर की बात किया जाए तो आ, अग्र स्वर की बात किया जाए तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, मध्य स्वर में छोटा आ, पश्च स्वर में बड़ा आ, ऊ, ओ, आ, इतने सारे आते हैं। समवृत्त स्वर की बात किया जाए तो बड़ी ई, बड़ा ऊ आते हैं। अर्ध समवृत्त की बात की जाए छोटी ई, छोटा ऊ आते हैं। विवृत्त की बात किया जाए तो आ, ए, औ आते हैं। अर्ध विवृत्त की बात किया जाए तो ए, छोटा आ, ओ, आ, इतने सारे आते हैं। अब व्यंजनों की संख्या की कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी है 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 27 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है 4 है। जो भी ऊपर का टेबल हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ ऊपर की ओर, उसमें पूरा दिया हुआ है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है 4 है, और उस व्यंजनों की संख्या कितनी है, ये भी 4 ही है। व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है उच्चारण के स्थान पर। जो कंठ से होता है उसे कंठ कहते हैं, और इसके अंतर्गत आता है का, खा, ग, घ, अंगा। का जो होता है अघोष अल्पप्राण में आता है। खा जो होता है अघोष महाप्राण में आता है। ग जो होता है सघोष अल्पप्राण में आता है। फिर जो घ होता है सघोष महाप्राण में आता है, और अगला जो अंगा है सघोष अल्पप्राण नासिक के अंतर्गत आता है। फिर तालव के अंतर्गत तालु मतलब मुंह के भीतर का छत का पिछला भाग होता है। इसमें कौन कौन सा होता है, च, छ, ज, झ, इया, और जा में ये जो बिंदी नुमा है, ये अगर ध्यान हो थोड़ी देर पहले हमने बात किया, ये विदेशी शब्द हैं। फिर उसके बाद मूर्धन्य की बात की जाए तो मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है, जिससे किसका हम उच्चारण करते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण, और ढ में अगर बिंदी नुमा है ये भी आ जाता है। दंत की बात की जाए, दांत की सहायता से ऊपरी दांत के निकट से जो करते हैं त, थ, द, ध और ना का हम उच्चारण करते हैं, और ओष्ठ दोनों ओठों की मदद से प, फ, ब, भ और मा का उच्चारण करते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम तालव्य की बात करेंगे तो तालव्य के अंतर्गत हम तालु मुंह के भीतर की छत का अगला भाग श और या होता है। वर्ष की बात करेंगे दंत और मसूड़ा, इसमें स, र और ला होता है। दंतोष्ठ की बात करेंगे मतलब ऊपरी दांत और निचला होंठ, ये वा होता है। जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट को, जब हम बोलते हैं तो वो कहाँ से बोल रहे हैं उसी के बेस पर ये डिसाइड होता है। फिर मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धा मतलब कि भीतर की छत का अगला भाग, इसमें श आता है, खड़कोड़ का वाला खा जिसे बोलते हैं। और स्वर यंत्र की बात करेंगे कंठ के भीतर स्थित होता है, इसमें ह आता है। और उच्छिष्ट की बात करेंगे तो ढ और ढ आता है। क्लियर। ये जो हो गए ये व्यंजन का वर्गीकरण हो गया और उनका उच्चारण स्थान हो गया। आगत गृहीत ध्वनियों के अंतर्गत का स्पर्शी ख, ग, ज, फ, ऊष्म या संघर्षी आते हैं। अनुस्वार के लिए ये डैश चिन्ह लगता है, विसर्ग के लिए 2 बिंदी लगता है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगत व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है तो वो 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है 4 है। का वर्ग की ध्वनियाँ क्या है क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग की ध्वनियाँ जो हैं च, छ, ज, झ और या। ट वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ, अण और ड और ढ भी आता है। फिर उसके बाद ता वर्ग की ध्वनियाँ त, थ, द, ध, न। प वर्ग की ध्वनियों की बात करेंगे तो प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो ए, र, ला, वा, ये सारे आते हैं। अर्ध स्वर की बात करेंगे तो य और वा होता है। लुंठित व्यंजन है रा, रा को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन ला को कहा जाता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन स, स, श, ह, इसको नाम दिया गया है। और जो उच्छिष्ट व्यंजन है, अच्छा बाकी वीडियो में भी दिख नहीं रहा है, हमें थोड़ा इसको ऊपर करना होगा। हमें लगता है पूरा आ गया है, हाँ तो लुंठी तक दिख रहा था। पार्श्विक व्यंजन की बात करेंगे तो ला होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात करेंगे तो स, श, श, ह होता है। उच्छिष्ट व्यंजन की बात करेंगे तो ड और ढ होता है। अघोष व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण तथा फ, श, श, स, ये सभी अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। जबकि सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ पंचम वर्ण और उसके साथ साथ अंग, ढ, ज, य, र, ल, व, ह, ये सभी स्वर सघोष हैं।
अल्प प्राण व्यंजन की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वो और अंतस्थ वर्ण जो होता है वो सभी अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में आता है। महाप्राण व्यंजन की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, महाप्राण। ये सारे ये तीन के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन उठ जाते हैं। नासिक के व्यंजन की बात करेंगे तो अंग, य, अण, न, म ये सारे आते हैं। कंठ व्यंजन की बात करें क, ख, ग, घ, अंग ये सारे आते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। फिर छ वर्ण किसके योग से बना है, क और खटकोड़ वाला ख, ठीक है। फिर कौन सा वर्ण उच्चारण दीर्घ से दंत नहीं है, टा। टा का यूज में कोई टा का जब हम उच्चारण करते हैं तो दांत का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर क्या है, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, कंठ, का कंठ के द्वारा किया जाता है। फिर क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे टुकड़े में नहीं हो, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण को टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे और छोटा नहीं किया जा, क्योंकि वो खुद ही सबसे छोटा होता है। फिर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है, 11 है। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, क और ख है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। जो हमने पिछला किया है उसी में से पूछ रही है। अयोग वाह वर्ण कौन से हैं, अन, आह ये दोनों अयोग वर्ण हैं। अघोष वर्ण कौन सा है, स महाप्राण है। हिंदी की श ध्वनि है, तालव्य, अघोष, महाप्राण। यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर। फिर उसके बाद तालव्य व्यंजन की बात की जाए, च, छ, ज, झ, य, श, य ये तालव्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन की बात किया जाए तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ढ, स खटकोड़ वाला खा जिसे बोलते हैं, ये भी है। दंत व्यंजन की बात किया जाए तो त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन की प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ व्यंजन व है और स्वर यंत्री व्यंजन ह है। अब हम आ गए विराम चिन्ह की ओर। विराम चिन्ह क्या होता है देखते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु, देखिए किसके द्वारा हो रहा है ये ध्यान जरूर देंगे। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। क्वेश्चन आता है कि कहाँ से विराम चिन्हों को लिया गया है, तो अंग्रेजी से। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि ये जो विराम चिन्ह है ये किससे लिया गया है, इंग्लिश से लिया गया है। विराम चिन्हों के भेद और कौन कौन से होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। तो देखिए कौन कौन से। अल्प विराम बोले तो जो कॉमा जैसे सिंबल बना रहता है उसे ही क्या नाम दिया गया, अल्प विराम। अर्ध विराम, कॉमा के ऊपर हल्की बिंदी नुमा संरचना अगर दे दी जाए, बिंदी बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अर्ध विराम। पूर्ण विराम सिंपल एक सीधी सी खड़ी लाइन होती है जिसे आप जानते ही हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य चिन्ह लाइन करके नीचे बिंदी नुमा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, विस्मयादि चिन्ह या फिर आश्चर्य चिन्ह। निर्देश चिन्ह को डैश कहा जाता है या संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है या सामासिक चिन्ह भी नाम दिया गया है। कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक ये होता है। अवतरण चिन्ह की बात की जाए जिसे हम कहते हैं इन्वर्टर कामा में लिखिए तो इन्वर्टर कामा में या उद्धरण चिन्ह हो गया। उप विराम या अपूर्ण विराम दो बिंदी नुमा होता है, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। फिर विवरण चिन्ह की बात की जाए दो बिंदी लगाकर हल्का सा डैश लगा जाए, जैसे कि हम लोग अक्सर हेडिंग वगैरह में करते हैं। पुनरुक्ति सूचक सिंह चिन्ह की बात की जाए तो ऊपर जो डबल डैश लगा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। लाघव चिन्ह, जीरो जैसी संरचना। लोप चिन्ह डैश डैश या फिर प्लस 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 लगा दिया गया तो लोप चिन्ह है, जैसे कहते हैं कोई चीज लिखा दिया डैश डैश आगे करते चले गए। पाद चिन्ह की बात की जाए हल्का डैश नुमा संरचना होती है, लेकिन यहाँ निर्देशक चिन्ह और पाद चिन्ह में थोड़ा अंतर समझने योग्य है कि ये जो पाद चिन्ह होता है ये छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो बड़ा होता है। फिर दीर्घ उच्चारण चिन्ह की बात किया जाए अगर तो ये 5 के जैसा होता है, और अगर हम
पाद बिंदु की बात करेंगे तो भाग के जैसी संरचना, डैश करके ऊपर बिंदी नीचे बिंदी। हंस पद जैसे हमारा कोई छूट जाता है तो हम कहते हैं ना ऊपर या नीचे लिख लिया जाए, तो हंस पद के लिए बस हल्का सा डैश लगाकर ऊपर नीचे जो लिखते हैं वो संरचना हो गया। और टीका चिन्ह मतलब स्टार प्लस या फिर दो जैसी कोई संरचना अगर बन रही है तो उसे क्या नाम दिया गया, टीका सूचक चिन्ह। तुल्यता चिन्ह की बात की जाए तो इक्वल होता है, बराबर। समाप्ति सूचक चिन्ह डैश जीरो डैश या फिर डैश 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 अगर कर दिया जाए तो वो किस में आ जाएगा, आपका समाप्ति सूचक में। अनुप्रेक्षा, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन देखिए क्या है। विराम का क्या अर्थ है, ठहराव। विराम का अर्थ क्या है, ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विरामों की संख्या कितनी है, 20 है। अल्प विराम का चिन्ह कॉमा जैसे, अर्ध विराम का चिन्ह कॉमा के ऊपर बिंदी जैसे। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, त्रुटि विराम। हंस पद का एक और नाम क्या दिया गया है, त्रुटि विराम। क्लियर। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग, वैसे क्वेश्चन मार्क लगेगा तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, बिल्कुल जहाँ समाप्त होता है तो हम फुल स्टॉप इंग्लिश में करते हैं, तो हिंदी में पूर्ण विराम होता है। उप विराम का चिन्ह है, डबल डैश हमने लगा दिया, डबल बिंदी हमने लगा दिया, तुरंत क्या हो गया आपका उप विराम का चिन्ह हो गया। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, बेशक कॉमा का होता है, बार बार हमें यूज होता है कोई सा भी सेंटेंस लिखते हैं तो। फिर उसके बाद उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना होता है तब हमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए विराम चिन्ह है, जीरो जैसी संरचना बनती है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संकेत के लिए किया जाता है। रात्रि निशा रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह के लिए प्रयोग कीजिए, इक्वल करेंगे, रात्रि या निशा दोनों बराबर हैं तो बीच में बेशक इक्वल लगेगा। लोप चिन्ह मतलब डैश 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 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब पूर्व बात की पुनर्युक्ति करनी हो, मतलब वही बात दोबारा करनी हो तब इसका हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखिए जितना हमने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर है वर्णमाला और विराम चिन्ह से, आइए देखते हैं। पहला है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिए उस व्यंजन में कौन कौन सा आता है, श श स और हा, तो ए वाला आपका आंसर सही हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए, श्वास का, तो उन वर्णों को क्या कहते हैं, तो उन्हें अघोष नाम दिया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अ र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या नाम दिया गया, अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम दिया गया इन्हें, अंतस्थ व्यंजन। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, ओठ के द्वारा किसका नाम लिया जाता है, ल र स फा। जब हम फा को बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि होंठ का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें होठों का फा तो पूरा होंठ का यूज हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा वाला है, फा वाला है ओष्ठ ध्वनि। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, वैसे स्वर की इंग्लिश है वॉवेल। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अकारांत कहा जाता है, मतलब आ से अंत होने वाला है। क्लियर हुआ। फिर कौन स्वर नहीं है, छोटा आ, छोटा ऊ, ए, बा, तो बेशक बा वाला जो है वो व्यंजन है, स्वर नहीं है मतलब वो व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, तो जो आपका देखिए ट द फ, तो बेशक द जो है वो कौन सा वर्ण में आता है, घोष वर्ण में आता है। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बेशक अक्षर होती है। क्लियर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला जो होता है व्यवस्थित वर्ण समूह को ही क्या नाम दिया गया है, वर्णमाला कहा गया है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, मतलब कंठ का यूज कहाँ हो रहा है, क ख लग ही रहा है, क ख मतलब कि पूरा यहीं पर यूज हो रहा है। जब अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, तो निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो ड और ढ है, ड और ढ है। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, क ग जो होता है क्या है, अल्प प्राण है। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं, जो नई ध्वनियां हैं, ख जो बिंदी लगा हुआ है और ग जो बिंदी लगा हुआ है, ये नए शब्द हैं, नए नए ध्वनियां विकसित की हुई हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नवीन ध्वनियां कहा जाता
क्लियर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो कौन सा घोष वर्ण है, जो माँ होता है वो क्या होता है, घोष वर्ण होता है। निम्नलिखित में एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन नहीं है, बेशक वो दिख रहा है, स्वर है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है। तो जो ता होता है, ता ता, देखिए इसमें जीव का प्रयोग हो रहा है ना, टंग का, ता 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 ता, जीव और प्लस दांत का प्रयोग हो रहा है ना, ठीक है। तो ये जो है इसका ओष्ठ नहीं है। जबकि प ब म, देखिए होंठ आपस में चिपक रहे हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई, 12। याद कीजिए, शुरुआत में ही हमने इसको ऐड करके बताया था। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक मतलब ना का यूज होता हो जिसमें, तो देखिए जो इया, इया लग ही रहा है, ना का यूज कर रहे हैं, इया। ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए अ वर्ण जो है कंठ तालव्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हिंदी मालक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो जो श्री है, श्री का, श्री को हिंदी वर्णमाला में श्री का कोई स्थान नहीं है। क्लियर हुआ। फिर उसके आगे हम चलें जब, तो निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन किस में है, दिल्ली, दिल्ली में जो है द्वित्व व्यंजन है। स श श ह कौन से हैं, तो ये कौन से वाले हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म बाहर निकलती हुई महसूस हो रही है। छ, छतरी वाला छ, ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश छ क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किसके बाद आता है, का के बाद आता है। जो का के बाद क्या आता है, क्योंकि खड़कोला का लिखते हैं, फिर उसके बाद खड़कोला जब लगाते हैं तब ये छा बनता है, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, किसके पश्चात आता है, का के पश्चात आता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, तो ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ वर्ण जो बनता है वो ज और इया से बनता है। तो जा में हलंत और इया मिला करके ज्ञ वर्ण बनता है। ये टाइपिंग जब हम कर रहे होते हैं हिंदी की, तो वहाँ पर यूज होता है। तो बिल्कुल वहाँ से हम इसको लर्न कर सकते हैं आसानी से। बाकी वहाँ से नहीं है तो यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। कौन सा वर्ण अघोष में, जो स होता है वो अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ घ बोलकर देखिए, कंठ लग रहा है, कंठ, तो कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ज्ञ है। ज्ञ में देखिए दो शब्द मिलकर बनते हैं, ठीक है, दो वर्ण मिलकर बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दांत का यूज ना हो। त न द ट ट ट ट, हाँ बेशक जो ट है वो लग रहा है कि उसमें जो है दांत का यूज नहीं है। कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक मतलब जिसे ना माना जाता हो। देखिए कौन सा है, अमानक वर्ण। अमानक वर्ण देखो, ये भागे जैसे खा है, घ है, भ है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। फिर छ वर्ण किसके योग से बनता है, क और श। बेशक ये वाला अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये। फिर उसके आगे जब हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की अगर हम बात करें तो बेशक 11 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, अ उ ए ज, तो ज जो है व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है, ट ठ ड ढ अण, तो घ जो है वो दूसरे वर्ग में आता है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है टोटल, व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है। कितनी है, 33, 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर की जब हम बात करते हैं तो कौन सा वाला आता है, बड़ा अ, जब उच्चारण करते हैं तो। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी चौपाई को हटाकर उसे बनाया जाना चाहिए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना शब्द निः स्पृह है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है। स्वर कौन सा है, ए ल क ली, बेशक ए है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन ड य स ट, यह लग रहा है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ लग ही रहा है, ओष्ठ, ओष्ठ, तो ओष्ठ किसके साथ लगा हुआ है, कंठ के साथ, तो क्या हो गया, कंठोष्ठ। ठीक है। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, च छ
वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है? तालु है। क्लियर। फिर उसके बाद क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? कैसी हैं? अरबी और फारसी ध्वनियाँ हैं। तालव्य व्यंजन की बात किया जाए तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो च छ ज झ और य जो है वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण है जो त होता है वो वर्ण घोष नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। बेशक आज में नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। फिर क्या है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ औ जो है वो कंठोष्ठ वर्ण है। देखिए ये आया हुआ यूपीएचडी में। फिर हिंदी वर्णमाला का अर्थ है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं टोटल? तो बेशक 52 है। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। स्वर ध्वनियाँ के कौन से प्रकार हैं? तो दीर्घ, लुप्त और ह्रस्व, तीनों। तो बेशक तीनों ही हैं। फिर आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैश्विक है। कौन सा है? तो ब वर्ण जो है दंत्योष्ठ द्विष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निरानुष्ठिक है। तो वैसे तीनों आ जाते हैं। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? या को जो है अर्धस्वर का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है? तो जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं वो दूसरे और चौथे से संबंधित होती हैं। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई जो है वो क्या है? ध्वनि है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर जब हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? तो इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? जो च है। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो जो या है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत कौन सा आता है? क और ख जो होता है कंठ ध्वनियों का। ये बार बार रिपीट हो रहा है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की जो श ध्वनि है वो कौन सी है? तो जो श ध्वनि है वो क्या है? तालव्य ध्वनि है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है? तो अगर बोला जाए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है तो जो बड़ा आ होता है वो ओष्ठ नहीं है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह ज, ज और इया होता है। फिर उसके आगे चलें तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? आकाश नहीं होता है। रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। फिर क्या कह रहे हैं? कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो जो त है वो वर्ण घोष नहीं है। किन ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो कौन सी ध्वनि होती है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। फिर इसके आगे जब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? किस शब्द में श स्वर नहीं है? तो कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज। रिवाज में नहीं है। कृपा में भी र थोड़ा सा आ रहा है, ऋषि र ना। फिर क्या है? निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण कौन सा है? जो ता है वो दंतव्य वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो उसमें जो शब्दों का सही क्रम है संतान, सकल, सक्षम, सचल है। फिर निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण में कौन आता है? थ आता है। हिंदी शब्दकोश में अन, अह किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो छोटा अ के अंतर्गत आता है। फिर उसके आगे जब हम चलेंगे तो आगे की ओर हम देखते हैं कि छ वर्ण, छतरी वाला छ वर्ण किसके सहयोग से? क और श वर्ण के सहयोग से। बार बार इसका रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब बिना मात्रा के। तो जो कलरव है वो अमात्रिक है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर जो ल है वो पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी की ब ध्वनि ब ओष्ठ है, वैसे मोर से हो रहा है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर जब हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी है? देखो प्रोनाउंसिएशन करते हैं क छ त प त।
बेशक ता आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, तो समृद्ध स्वर कौन सा है, बड़ी ई है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ कौन सी है, वाह है, वाह वाह वाह, दंतोष्ठ। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन दो ध्वनियों का है, तो मूर्धन्य ध्वनियों की बात किया जाए तो ट ठ ड ढ आते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, च छ ज झ आता है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, अल्प प्राण की बात करेंगे तो जो ता ध्वनि होती है वो अल्प प्राण होती है। फिर उसके आगे जब हम चलते हैं, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंतव्य व्यंजन ध्वनि है, कौन सी है, थ है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठन ध्वनि कौन सी है, ओष्ठ ध्वनि भ है। क्लियर। फिर उसके बाद आप विराम के क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि हम इस टॉपिक में हम लोग जो है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह दोनों देख रहे हैं। तो विराम की बात की जाए, विराम का अर्थ क्या होता है, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। क्लियर। फिर उसके आगे जब हम बात करेंगे, श्री कामता प्रसाद गुरु जी को विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया, तो बेशक अंग्रेजी से लिया गया है ना, थोड़ी देर पहले हमने बात किया था इसके बारे में। अगले पॉइंट की ओर अगर हम आए, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम को पहचानिए, अल्प विराम कौन सा है, कॉमा है। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्यों में संलग्न। उचित विराम चिन्ह, देखिए नाम एक जैसे, कॉमा लगेगा, कॉमा मतलब अल्प विराम ए वाला लगेगा। जहाँ एक ही व्याकरणिक रोट के कई शब्द आए, उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्लियर। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, बेशक कॉमा का ही यूज इसमें भी होने वाला है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कॉमा हो जाएगा। जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया। क्लियर। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, हाँ कॉमा लगा सकते हैं। तो बेशक वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, लेकिन, भी, पर आदि के पहले अल्प विराम लगता है। क्लियर हुआ। फिर उसके आगे की जब हम बात करेंगे, इसके आगे क्या कह रहा है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दिए, तो समान है, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी उनका नाम है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है, अल्प विराम, कॉमा का ही प्रयोग होता है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर जब हम चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है, कॉमा लग जाता है ना। फिर रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, कॉमा लगने वाला है, कॉमा मतलब अल्प विराम। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें तो कॉमा लग जाएगा, अल्प विराम लगेगा। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लागू होता है। राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें तो कौन सा लगेगा, अल्प विराम लगेगा। फिर क्या कह रहे हैं, माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम, इसमें भी कॉमा लगने वाला, क्योंकि माँ के बाद कॉमा लग जाएगा। क्लियर हुआ। फिर उसके आगे जब हम चलते हैं, तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है, अर्ध विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। फिर उसके आगे जब चलते हैं, तो किस वाक्य में पूर्ण विराम का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वाक्य के अंत में किया जाता है। कहानी के उपन्यास लिखने में भी किया जाएगा, छंद की समाप्ति पर किया जाएगा। छंदों के एक चरण नहीं, यहाँ कॉमा लगता है भी। फिर देखिए, तुम कब आओगे, इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बी। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद हो रहा है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद हो रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का विस्मयादि।
वो डॉट लगा के नीचे बिंदी नुमा। फिर कबीर वाणी में डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? उद्धरण चिन्ह का। संयोजक चिन्ह किस अन्य नाम से जाना जाता है? संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। फिर उसके आगे जब बात करते हैं, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? वर्गाकार कोष्ठक, या जिसे हम बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं सामान्य भाषा में। विवरण चिन्ह को पहचानिए, डैश 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 करके विवरण चिन्ह होता है क्या? नहीं, सॉरी सॉरी, विवरण चिन्ह डैश डैश करके नहीं, तो विवरण चिन्ह मतलब दो बिंदी लगाकर डैश को, उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। यस, क्लियर। पुनरुक्ति या लाघव चिन्ह को पहचाने, पुनरुक्ति या लाघव चिन्ह जो डबल ऊपर डबल डैश लगाया जाता है ऊपर में, उसको बोला जाता है। फिर पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? इसे क्या नाम दिया गया है? पाद चिन्ह को रेखा भी कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर जब हम चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद जो है वो त्रुटि विराम का नाम है। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तुल्यता सूचक मतलब बराबर, इक्वल, ये हो गया। पाषाण पत्थर, विडेवजा इंद्र। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु भाग जैसी संरचना को बोलते हैं। भाग जैसी संरचना मतलब एक लाइन से ऊपर बिंदी नीचे बिंदी। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, जहाँ की समाप्ति हो गई, तो या तो ये डैश जीरो करके डैश कर दिया, या डैश डैश। किस शब्द में ईश्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह, स्नेह, पैतृक, 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 वैदिक, 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 ऐक्य, वैदिक, वै, ऐक्य, पैक, पैतृक, स्नेह, बेशक वैदिक में नहीं है। किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, कौन है? तो सही विराम चिन्ह छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। यहाँ देखो, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यहाँ तो ये नहीं है छी, यहाँ छी के बाद ये लगना चाहिए। ठीक है, ये वाला सही है, सी वाला। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ये 32 तक पढ़े थे। सही विराम चिन्ह वाला हम फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। सही विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्ह का, छी तुमने तो नाम ही डुबो दियो। छी तुमने ना, इसमें ये सी, छी इसमें चिन्ह लगेगा, फिर उसके बाद तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ठीक है, सी वाला सही है। योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए कहाँ नहीं करते हैं? दो संयुक्त क्रियाओं एक साथ प्रयुक्त हो, रीति या परिणामवाचक, जी नहीं। कर्मधारय समास से बने शब्दों के योजक चिन्ह के प्रयोग में, ठीक है, यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बेशक उसको कोष्ठक के अंदर, जैसे कोई शब्द हम लिख रहे होते हैं, जब हमें वो समझ नहीं आता है तो उसे कहते हैं कोष्ठक में इसका अर्थ ये लिख लिया जाए, ताकि ये समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हिंदी वर्णमाला के हमने उसके कुछ टॉपिक, कुछ बिंदु बताए, और इसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।